स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडएक्सेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर नेहा बंसल। तो स्टूडेंट्स, फॉर ऑल 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग एनसीईआरटी डी कोड। इस एनसीईआरटी डी कोड में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस के डिटेल लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, विच विल इंक्लूड योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टॉपिक्स इन डिटेल। Students, so the course will start on 2nd October and it will finish by 12th November. What are the key features of the course, students? is कोर्स में हम एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, समझाएंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विच विल इंक्लूड योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल प्लानिंग हमने कर ली है। आप यहां देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल प्लान तरीके में हम कवर करवाएंगे बच्चों। ये कोर्स प्लानर जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से जुड़िए एकेडएक्सेल के साथ और अपनी बोर्ड्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपन 10th बोर्ड के लिए चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर मैं इसके वेटेज के बारे में बात करूं बच्चों, तो ये हाई वेटेज टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। तो अपन इसको ईज के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट वुड डील विद द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सेकेंड पार्ट जो है वो डील करेगा विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और थर्ड पार्ट जो है वो डील करेगा विद केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। सो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सो वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम, वील टॉक ऑफ ब्रेन, वील टॉक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, और साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बच्चों। चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए रीडिंग एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में काफी सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, तो हम उसे स्किप नहीं कर सकते, हम उसे धीरे धीरे कर कर समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो प्लीज मेरे साथ एनसीईआरटी खोलकर रखिए, हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए और वहीं के वहीं नोट्स बनाते चलिए। In the previous chapter we looked at life processes. So अपन ने life processes के बारे में बात की थी previous chapter में, which dealt with nutrition, respiration, transportation and excretion. तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में अपन ने लास्ट चैप्टर में बात की। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस प्रॉपरली चले, ऑर्डर में चले, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रिक्वायर्ड है और उसी सिस्टम को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं और उसी को अपन इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे। There we had started with a notion that we all have, that if we see something moving, it is alive. Some of these movements are in fact the result of growth, as in plants. A seed germinates and grows, and we can see that the seedling moves over a course of few days. It pushes the soil aside and comes out. If its growth were to be stopped, these movements would not happen. Some movements, as in many animals and some plants, are not connected with ग्रोथ। तो जितने भी मूवमेंट्स हम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ग्रोथ के लिए ही हो रहे हैं। कुछ मूवमेंट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, व्हाइल सम मूवमेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और यही अपन डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे अभी मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, मूवमेंट शो कर रही हूँ, इधर से उधर चल रही हूँ, तो यहां पर मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बट यस मूवमेंट हो रहा है। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अ कैट रनिंग, भागती हुई बिल्ली, क्या ग्रोथ शो करेगी? नहीं। चिल्ड्रन प्लेइंग, ठीक है। बफलोज च्यूइंग कड, दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ। तो ये मूवमेंट करने से ना तो ग्रोथ हो रही है और ना ही ग्रोथ इन मूवमेंट्स को करवा रही है। Why do we associate such visible movements with life? तो एनसीईआरटी सवाल कर रही है कि ऐसे मूवमेंट्स को हम लाइफ के साथ क्यों जोड़ते हैं फिर? A possible answer is that we think of movement as a response to change in the environment. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से मेरे साथ आप इसे अंडरलाइन करें या आप इसे हाईलाइट करें। Movement as a response
टू अ चेंज इन एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जब ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट चेंज होता है, उसकी सराउंडिंग्स चेंज होती है, तो वहां पर वो मूवमेंट करता है। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। Not only that, we also think of movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to their advantage. Obviously, अगर बिल्ली के पास एक चूहा आ गया और बिल्ली सोचे कि ये चूहा मेरे मुंह में अपने आप आ जाएगा, मैं तो मूवमेंट शो ना ही करूं, आलस में बैठी रहूं, तो क्या चूहा उसके मुंह में आएगा? नहीं आएगा। तो बिल्ली के पास ये एडवांटेज है, कैट के पास ये एडवांटेज है कि वो भागकर उस चूहे को पकड़ सकती है और तभी वो रिस्पॉन्स शो कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है और अपने लिए फूड को गैदर कर रही है। ठीक है। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू सनशाइन, चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग, बफलोज च्यू कड to help break up tough food so as to able to digest it better. When bright light is focused on our eyes or when we touch hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. So major time जो movements हो रहे हैं, movements are mainly to मूवमेंट आर मेनली टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। ये मूवमेंट जो है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। हमारी आंखों पे किसी ने बहुत तेज लाइट मार दी, हमने आंखें बंद कर दी, मूवमेंट हुआ ना, इससे क्या हुआ? हमारी आईज प्रोटेक्ट हुई। आपने किसी गर्म चीज को टच कर दिया, हाथ विड्रॉ कर लिया, दिस इज मूवमेंट। ठीक है। अगर आप ये हाथ मूव नहीं करते तो आपका हाथ क्या होता? जल जाता। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये जनरली क्यों हो रहे हैं? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। आगे देखते हैं। If we think a bit more about this, it is because it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. और ये जितने भी movements हो रहे हैं ये सारे क्या है? They are carefully controlled. Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friends, we whisper rather than shouting in the class. तो हमको ये पता है अगर क्लास में तेज बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, पनिश हो जाएंगे, टॉकिंग गर्ल्स की लिस्ट में नाम आ जाएगा, टॉकिंग बॉयज की लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? टीचर सामने पढ़ा रहा है और हम फिस 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 करते हैं, हम विस्पर करते हैं ईयर्स में। तो ये आपको पता है, ये आपको कोई सिखाकर नहीं भेजता, आपकी मदर आपको ये सिखाकर नहीं भेजती बेटा स्कूल में जाओ टीचर पढ़ा रहा हो तो विस्पर करके बात करना, डोंट शाउट, ऐसा नहीं सिखाता। बट ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उस डर से आप क्या करते हो? फिस 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 धीरे धीरे खुसुर फुसुर करते हो। ठीक है। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, है ना। अब टीचर पढ़ा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट लेसन क्लास में चल रहा है, तो भी आपको बात करनी है। दैट मीन्स आपके अंदर एक ट्रिगर जनरेट हो गया कि यार अगर मैंने अभी ये बात नहीं करी तो कुछ बहुत ही बड़ा हादसा हो जाएगा। तो आप टीचर के इंपॉर्टेंट लेसन को छोड़कर भी वो विस्परिंग करते हो, वो बात अपनी फ्रेंड तक पास करते हो। तो मेजर टाइम इवेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ट्रिगर के ऊपर डिपेंडेंट है। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by the correct movement in response. तो जितना भी environment में triggering हो रही है या whatever is happening, उसको समझते बूझते हुए हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ही आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। और मेजर टाइम ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, आपको इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालता है, आपको एक लॉजिकल थिंकिंग देता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कीपिंग अप विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी organization in multicellular organisms. Specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. Again, अगर मैं multicellular organisms की बात करूं तो उनके पास एक well defined system present है जो उनकी पूरी बॉडी को properly control and coordinate करता है और लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है। आप सोचो कितना प्रॉपर है। आपने खाना मुंह में डाला, सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, खाना आपके स्टमक में गया, HCl प्रोड्यूस हुआ, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटीज हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना गया तो लिवर और पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस है, फूड का डाइजेशन हुआ। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ प्लान्ड मैनर, एक डिसिप्लिन से हो रहा है। और ये जो डिसिप्लिन लाने वाला फैक्टर है वो क्या है? हमारी बॉडी में एक
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज योर नर्वस सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड एज योर केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसको अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट विद एनिमल्स। एनिमल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम से आप लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, आपको ये चैप्टर टफ लगता है, जबकि ये चैप्टर टफ है नहीं, सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से आपको चलना है बच्चों। तो पढ़ते हैं। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो क्लास 9 में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by specialized tips of nerve cells. तो एनसीईआरटी मानकर चल रही है कि आपने क्लास 9 में एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है, जहां पर आप न्यूरॉन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो हमारी बॉडी में बच्चों कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल मैसेज को रिसीव करते हैं। और ये रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे सेंस ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है। तो सेंस ऑर्गन से मैसेज जो है थ्रू न्यूरॉन, थ्रू नर्व सेल हमारी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue and so on. So gustatory receptors will detect taste while olfactory receptors will detect smell. ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे साइड में नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि ये ऐसे पैराग्राफ्स जो हैं आप जनरली इसे स्किप कर देते हो, आप ध्यान नहीं देते हो। तो आप इसे हाईलाइट भी कर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि यहां से एक एमसीक्यू निकल आता है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड एज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। वो कौन से रिसेप्टर्स होंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होंगे। और स्मेल के लिए जो रिसेप्टर्स हैं दे आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है ये एनसीईआरटी मानकर चल रही है कि आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है, फिर भी अपन इसे रिपीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है और लेबलिंग के लिए भी आ सकता है। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन बच्चों। सो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सोमा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइटोन। और ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है बच्चों दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन। इस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन। अब इस साइटोन के सेंटर पे, इसके सेंटर पे यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
न्यूक्लियस के आसपास बच्चों क्या प्रेजेंट होगा, आपको मालूम है न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म. So this is the cytoplasm. I'll do all the markings. Now, what is so special about the cytoplasm of this soma is the presence of granules. यहां पर कुछ specialized granules present है बच्चों. यहां पर कुछ specialized granules है. आप देख सकते हो, ये मैं पिंक कलर से बना रही हूं. These granules are called as Nissls granule. इन granules को क्या कहा जाता है बच्चों? These granules are called as Nissls granules. तो ये Nissls granules जो है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोन में प्रेजेंट है, सोमा में प्रेजेंट है, ये एक्सॉन में कंप्लीटली एब्सेंट है. अब साइटोन की मार्किंग्स कर लेते हैं एक बार ताकि आपको क्लैरिटी रहे. सो दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, these are the dendrites, cytoplasm, Nissls granule. मार्किंग्स लिख लेते हैं. बोर्ड में ऐसे ही डायग्राम बनाकर आना है बच्चों. सो दीज आर योर डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, Nissls granule. This is the cytoplasm. यहां देखो, यहां पर जो डायग्राम दे रखा है ये सेल बॉडी है, इसी सेल बॉडी को बोला है सोमा. दिस इज डेंड्राइट. दीज आर ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस. दिस इज एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स. आगे देखते हैं अपन. सो ये जो इलोंगेटेड पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन. एक्सॉन एंड होता है इनटू ब्रांचेस. दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज These branches are called as axon, axon terminals. These are called as axon terminals. Axon terminal end करते हैं into knob-like structures. These knob-like structures are called as दे आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब्स. और साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या भरा हुआ रहता है बच्चों? यहां पर भरा हुआ रहता है यहां पर भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर. और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? मैसेज को आगे की तरफ पास करता है. अब ये जो एक्सॉन है बच्चों, डेफिनेटली इस एक्सॉन के अंदर भी क्या भरा हुआ होगा? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, जिसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं. यहां पर इस तरह से एक प्रोटेक्टिव शीट प्रेजेंट है. यहां पर इस तरह से एक प्रोटेक्टिव शीट प्रेजेंट है. इस शीट को कहा जाता है बच्चों माइलिन शीट. इस शीट को कहा जाता है माइलिन शीट. और इस माइलिन शीट में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, क्योंकि माइलिन शीट को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं श्वान सेल्स. तो श्वान सेल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये आपसे बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा. तो ये याद रखो, दिस शीट इज कॉल्ड एज माइलिन शीट. इस माइलिन शीट के बीच में गैप्स प्रेजेंट है एंड दीज गैप्स आर कॉल्ड एज These gaps are called as nodes of Ranvier. इनको क्या कहा गया है? They are called as nodes of Ranvier. So this is the structure of a neuron, which is the structural and functional unit of our nervous system. Exactly आप देखो, ये रही nerve endings.
यहां पर भी इन्होंने नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिए हैं जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। ठीक है, अब ये डेंड्राइट क्या करता है बच्चों, द डेंड्राइट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन। नर्व एंडिंग्स क्या करेंगी, इट विल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, इट विल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो ये स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा कैसा आप बोर्ड में बनाया आइएगा। ओके, सो दिस इज योर न्यूरॉन, माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देखोगे तो न्यूरॉन आपको कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों। सो दीज आर डेंड्राइट्स, दिस इज द cyton, so it is a very beautiful look of a neuron. ठीक है, this information acquired at the end of the dendritic tip of the nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrite. So ये देखो बच्चों, this what you are seeing here is such a beautiful thing. ये जो आपको यहाँ दिख रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर माइलिन शीथ, दिस इज माइलिन शीथ। और ये जो गैप्स यहां पर दिख रहे हैं, दीज गैप्स आर योर नोड्स ऑफ रैनवियर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन। और यहां से एक्सॉन जो है एग्जिट हो रहा है, दीज आर योर डेंड्राइट्स। सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। आगे चलते हैं बच्चों, द इंफॉर्मेशन विच इज गैदर्ड acquired at the end of the dendritic tip of the nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. और ये chemicals कौन है बच्चों यहाँ पर? The chemicals here are nothing but they are the neurotransmitters. कि chemicals जो यहाँ पर जिनके बारे में बात करी जा रही है, ये केमिकल्स और कोई नहीं है, दे आर दी न्यूरो they are the neurotransmitters. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nerve impulses travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle or gland. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इन सबके नोट्स अपन बनाएंगे, पूरी चीज मैं आपको समझाऊंगी. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neuron. So what is the nervous tissue made up of? It is made up of organized network of nerve cell or neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. तो क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, यहीं पर लिख लो क्वेश्चन भी साथ के साथ, what is nervous tissue made up of? What is nervous tissue made up of? And mention its function. Look at figure 6.1 and identify the various parts of the neuron. इस फिगर को स्टडी करना है और इसमें वेरियस पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन को आइडेंटिफाई करना है. करते हैं अपन. वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, through which information travel as an electrical impulse, and where this impulse must be converted into chemical signal for onward transmission. तो इन सब सवालों के जवाब अपन एक एक करके लेंगे. सबसे पहले जो एनसीईआरटी ने बहुत सारी बातें समझा दी है उसको अपन डिस्कस करते हैं. तो पहली चीज बच्चों आपको ये याद रखनी है, देखो न्यूरॉन का डायग्राम अपन ने बना लिया है, तो यहां पर मैं एक छोटा डायग्राम बनाती हूं. थोड़ी न्यूरॉन की लेंथ में कम बना रही हूं बच्चों, ताकि अपन दो न्यूरॉन बना सके.
ठीक है, ये एक न्यूरॉन हो गया, इसके नीचे ही मैं दूसरा न्यूरॉन बना रही हूं। ठीक है, प्रॉपर बोर्ड्स में आपको भी ऐसे ही बनाना है। नंबर नहीं कटाना चाहते हो तो पूरा ऐसा का ऐसा ही बना के आना। यहां पर ही समझेंगे और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स यहीं से बनाते चले जाएंगे बच्चों। सो दीज आर टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं बच्चों, एक के पीछे एक अरेंज्ड होते हैं विद द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन इज इन कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट ऑफ द अदर। अब यहां पर देखो, यहां पर डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया, ध्यान से समझो। डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव किया, ठीक है, मैसेज आया, किसने रिसीव किया? डेंड्राइट ने। सो डेंड्राइट ऑलवेज रिसीव्स द मैसेज। डेंड्राइट से मैसेज कहां जाता है बच्चों? डेंड्राइट से मैसेज जाता है सेल बॉडी के पास। डेंड्राइट से मैसेज जाता है किसके पास? सेल बॉडी के पास। सो डेंड्राइट पासेस द मैसेज टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी से मैसेज जो है वो जाता है इस एक्सॉन के पास। सेल बॉडी से जो मैसेज है वो जाता है एक्सॉन के पास, और एक्सॉन इस मैसेज को किस फॉर्म में कन्वे करता है बच्चों? इसको कन्वे करता है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो रन होता है कहां पर? इस एक्सॉन पर। तो एक्सॉन से मैसेज गया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है बच्चों, इस एक्सॉन से जाएगी ये एक्सॉन टर्मिनल के पास। एक्सॉन टर्मिनल के पास यहां क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहां प्रेजेंट है साइनेप्टिक नॉब, और इस साइनेप्टिक नॉब में क्या भरा हुआ है बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस साइनेप्टिक नॉब के पास आएगी तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया? रिलीज हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर कहां रिलीज हुआ बच्चों? इस गैप में रिलीज हुआ जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट है। सो दिस जंक्शन, इस जंक्शन को क्या बोला जाता है? दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज साइनेप्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहां पर रिलीज हो गया, इसका नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहां पर रिलीज हुआ तो इसका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब क्या हुआ? टू पास। कहां से पास कर रहा है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये मैसेज किसको पास करेगा बच्चों? ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये मैसेज पास करेगा इस डेंड्राइट को। मैसेज पास करेगा डेंड्राइट को। डेंड्राइट फिर मैसेज किसको पास करेगा बच्चों? डेंड्राइट पास करेगा किसको? सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसको पास करेगी? एक्सॉन को। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। फिर ये मैसेज किसके पास जाएगा? इस साइनेप्टिक नॉब के पास जाएगा। यहां से क्या रिलीज होगा? फिर यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। और फिर ये पूरा प्रोसेस जो है ये जो है रिपीट होता चला जाएगा। और कब तक रिपीट होगा? जब तक ये न्यूरॉन जो है किसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा? जिससे इसे एक्शन करवाना है। और एक्शन करवाने के लिए यहां पर दो चीजें प्रेजेंट है, वन इज द मसल एंड द अदर इज द ग्लैंड। मसल और न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और न्यूरॉन अगर ग्लैंड पर टर्मिनेट हो रहा है तो वो ग्लैंड से या तो सिक्रीशन करवाएगा या उसके सिक्रीशन को जो है वो रोकेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मार्क करनी है बच्चों, याद रखनी है, वो ये एरिया है। ये एरिया, ये एरिया, दिस एरिया will form a very important structure which is called as the
साइनैप्स। ये क्या बना रहे हैं बच्चों? ये साइनैप्स बना रहे हैं। और साइनैप्स बेसिकली क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर वन न्यूरॉन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट और इज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी विद द अदर न्यूरॉन। या कई बुक्स में आपको ऐसी भी डेफिनेशन मिलेगी, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज अ साइनैप्स। तो साइनैप्स में बच्चों बेसिकली तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहला है एक्सॉन टर्मिनल plus the gap between the two neurons and second is the dendrites of the other neuron। तो इस साइनैप्स में ये तीन चीजें आ गई। और यहां पर एनसीईआरटी ने जो कुछ भी आपको समझाया था वो पूरा पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। ये आप डायग्राम देखो, एनसीईआरटी ने क्या बताया है। ये रहा आपका एक्सॉन, ये आपके रहे एक्सॉन टर्मिनल्स, ये एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अब यहां पर एनसीईआरटी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द मसल। तो मसल और न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहीं पर लिख लो जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो ध्यान से, क्लियर। अब यहां पर अपन आंसर करते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के पार्ट्स अपन ने आइडेंटिफाई कर ही लिए एज सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स। सेल बॉडी में क्या क्या मिलेगा आपको? डेंड्राइट्स और आपको जो न्यूक्लियस है वो यहां पर प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेयर इंफॉर्मेशन इज अक्वायर्ड। सो इंफॉर्मेशन कहां अक्वायर होती है बच्चों? इंफॉर्मेशन इज अक्वायर्ड एट द डेंड्राइट्स। सेकेंड, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो एक्सॉन के थ्रू मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में मूव करेगा। वेयर दिस इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो केमिकल सिग्नल में ये कहां ट्रांसफर हो रही है बच्चों? ये एक्सॉन टर्मिनल पर, एक्सॉन टर्मिनल पर ये मैसेज जो है ये इलेक्ट्रिकल से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि यहां से क्या रिलीज हो रहा है? यहां से रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। तो साइनैप्स पर, जंक्शन पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रिकल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? इलेक्ट्रिकल से ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल में, केमिकल से ये फिर इलेक्ट्रिकल में बनेगी और आगे की तरफ मूव होगी। तो आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखो, सो दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन, दिस इज द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। और यहां पर ये जो रिलीज हुए हैं दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर। तो मैसेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से पहले गई इस गैप में और गैप से फिर चली गई ये सेकेंड न्यूरॉन के अंदर। क्लियर है? सो दिस इज हाउ द मैसेज इज ट्रांसफर्ड। यहां से इंफॉर्मेशन आएगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यहां पर केमिकल्स रिलीज हुए एंड देन द मैसेज इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर? सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर सारे क्वेश्चंस अपने आंसर हो गए बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और पूरा पार्ट जो यहां पर एनसीईआरटी ने समझाया था उसको अपन ने डिकोड कर दिया है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक बार बना देते हैं बच्चों ताकि आपको याद रहे, क्लैरिटी रहे। सो दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल, दिस इज द मसल। मसल के अंदर आपको क्या मिलेंगे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ साथ में यहां पर एक और सेल ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
So this junction is called as the neuromuscular जंक्शन। और ये क्या है आपका? न्यूरॉन है, ये आपकी मसल है। तो यहां से जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल के रिसेप्टर्स पर बाइंड होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये मसल के रिसेप्टर्स पर बाइंड होगा। यहां पर मसल के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। बाइंड होगा और ये मैसेज जो है, ये जो केमिकल सिग्नल है, ये मसल के अंदर जाएगा एंड देन यहां पर सारे चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria will provide energy for muscle contraction. Provide energy for muscle contraction. Exactly, आप देखोगे एनसीईआरटी ने भी यही आपको यहां समझा रखा है। ठीक है, दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल, माइटोकॉन्ड्रिया टू गिव एनर्जी। ठीक है, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, एक्टिविटी 6.1, पुट सम शुगर इन योर माउथ। रख लो। हाउ डज इट टेस्ट? ऑब्वियसली इट विल टेस्ट स्वीट, मीठी है। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नाक बंद कर लो, फिर से चीनी डालो। क्या टेस्ट में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। यू विल नॉट बी एबल टू टेस्ट इट। आप खाने को टेस्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप उसे क्या नहीं कर सकते हो? स्मेल नहीं कर सकते हो। तो स्मेलिंग ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली टंग पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट है बच्चों, बट आपको खाना टेस्ट करना के लिए आपको उसे स्मेल भी करना पड़ेगा। ठीक है, इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड taste if your nose is blocked? If so, why might this be happening? Read and talk about possible explanation for these kinds of differences. Do you come across the same situation when you have cold? Obviously बच्चों, आप सोचो, एक बार सोचो, आप बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी हो और आप भिंडी की सब्जी और पराठा खा रहे हो, आपको टेस्ट आ रहा है। अब आपका नाक बंद हो गया, कोल्ड हो गया, बिल्कुल नोज ब्लॉक्ड है, और अब आप क्या कर रहे हो? आप भिंडी की सब्जी और वही पराठा खा रहे हो, उसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? टेस्ट बड्स तो वहीं के वहीं है ना। दैट मीन्स टेस्ट बड्स के अलावा भी कोई ना कोई एक फिनोमिना ऐसा है जो आपको टेस्टिंग ऑफ फूड के लिए हेल्प कर रहा है। सो टेस्ट इज परसीव्ड, टेस्ट इज परसीव्ड बाय olfaction, smell and gustation, that is taste. इसके लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। आप खाने को टेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसे स्मेल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। What happens in reflex action? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। इसके ऊपर आप मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, अपन पहले एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, फिर अपन नोट्स बनाएंगे। Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. We say I jumped out of the way of the bus reflexly. मैं चलती बस से कूद गया। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा रिफ्लेक्स था। मैंने कुत्ते को देखा, मैं भागने लग गया। दिस इज माई रिफ्लेक्स। मैंने एक डार्क कमरा देखा, मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास कोई है, तो मैं वहां से निकल गया। तो ये सारे क्विक एक्शंस जो है जिसमें आप बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करते हो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, दीज आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है,
I was hungry, my mouth started watering reflexly. What exactly do we mean? A common idea in all example is that we do something without thinking about it. हम ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हम ये नहीं लगाते हैं और without feeling in control of our reaction. Yet these situations where we are responding with some action to changes in our environment, how is control and coordination achieved in this situation? आप सो गए, आप बस में सो गए, आपका स्टॉप निकल गया, बस की स्पीड कम है, आप चलती बस से कूद गए कि अरे मैं कहीं आगे ना पहुंच जाऊं। आपने ये सोचा नहीं कि बस से कूदूंगा तो लग जाएगी। आपने एक गर्म ग्लास उठा लिया, एकदम गर्म है ना, और आपने उसे छोड़ दिया बिना ये सोचे कि ये आपकी मम्मी के कटलरी का बहुत ही महंगा ग्लास है, बट आपने वो रिफ्लेक्स एक्शन कर दिया एकदम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो एक्शंस हो रहे हैं दे आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शंस। कैसे कंट्रोल होते हैं, क्या होते हैं, आइए समझते हैं। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? अगर आप फ्लेम को हाथ लगाओगे तो इमीडिएटली आपको बर्निंग होगी, आपका जो टेम्परेचर है आप उसे टॉलरेट नहीं कर पाओगे एंड यू विल विड्रॉ योर हैंड एट once. One seemingly simple way is to think consciously about the pain and possibility of getting burnt and therefore move our hand. Obviously, आप अपने हाथ को क्या करोगे? At once withdraw कर लोगे. An important question then is how long will it take us to think all this? हमें कितनी देर लगी ये सब सोचने में? Fraction of seconds लगेगा। आपने फ्लेम को हाथ लगाया और हाथ तुरंत पीछे खींच लिया तो it will take very less time. The answer depends on how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about it earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Obviously, सोचने पर भी same impulse generate होगी. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. In this, if this is the case, it is of no surprise that thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. Intricately arranged neurons का मतलब है close and complex arrangement यहाँ पर present है. It sits in forward end of the skull and receives signals from all over the body, which it thinks about before responding to them. Obviously, in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body. If all this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burnt. तो अगर सारी चीजें ब्रेन ही रेगुलेट करेगा, सी यहां पर बच्चों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और आप उसे नोट्स के फॉर्म में भी लिख लें कि हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चल रहा है, उसमें मेनली दो सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल है। देखो, पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है आपका पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों मिलकर ही आपकी पूरी बॉडी को सेंट्रली कंट्रोल कर रहे हैं।
विथ क्लियर डिस्टिंक्शन इन द फंक्शन। ब्रेन का काम है सेपरेट और स्पाइनल कॉर्ड का काम है सेपरेट, बट ये दोनों मिलकर आपकी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं और आपकी पूरी बॉडी को सेंट्रली कंट्रोल कर रहे हैं। तो ब्रेन का जो मेन काम है ना, वो एक थॉटफुल डिसीजन का लेना होता है, एक थिंकिंग प्रोसेस से जो चीज चल रही है। क्विक एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो यही एनसीईआरटी ने बोला है कि अगर इतना सब कुछ ब्रेन के थ्रू चलेगा और मैसेज आपकी मसल तक ब्रेन के थ्रू पहुंचेगा तो इट विल टेक, यहां पर इनफ टाइम लग जाएगा और इतने में हमारा हाथ क्या होगा? जल जाएगा। सो वी नीड टू टेक क्विक एक्शन, और इस क्विक एक्शन के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? यहां पर स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें आती है नर्व्स, यहां पर आती हैं नर्व्स। अब नर्व्स दो तरीके की होती हैं बच्चों, एक होती है क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलती है, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन, और यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। आगे देखते हैं, how does the design of the body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a simple way by the process of detecting the signal or the input and responding it by an output action might be completed quickly। मतलब एक स्पेशल पाथवे ही बना दो जिससे रिसेप्टर जो है वो मैसेज भेजे और आपके पास एक आउटपुट आ जाए कि आपको हाथ खींच लेना है वापस, और ये क्विक हो जाए। ठीक है, सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क। Where should such reflex arc connections be made between the input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be the point where they first meet each other. Nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way टू द ब्रेन। तो सारी नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से मिलती हुई ब्रेन तक जाती है। तो कुछ इंफॉर्मेशन वो स्पाइनल कॉर्ड को दे देगी जहां पर आपको तुरंत एक्शन चाहिए। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज एंड रीच टू द ब्रेन। देखो, ब्रेन जो है वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल ही मेन इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो इंफॉर्मेशन तो वो लेगा, है ना, इंफॉर्मेशन तो वो लेगा, बट उसने स्पाइनल कॉर्ड को कुछ राइट्स दे दी है कि कुछ काम तू अपने आप भी कर सकती है, और जिसमें से मेन है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट फास्ट। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे दूं, ठीक है, और बोलूं सॉल्व करो, और मैं आपको एक गर्म मोमबत्ती दे दूं, एक जलती हुई मोमबत्ती दे दूं और बोलो हाथ लगाओ, तो कौन सा एक्शन फास्ट होएगा? हाथ लगा के हटाने वाला फास्ट होगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आप टाइम लोगे क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व्स थिंकिंग, वेयरएज रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत क्विक होता है। इनफैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, so it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process. However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick responses. Please इसे highlight कर लीजिए, reflex arc continue to be more efficient for quick responses. Can you now trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes? तो जैसे ही आपकी आंख पर ब्राइट लाइट आती है आप आंख बंद कर लेते हो, सो दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, सो बच्चों यहां पर हम देखेंगे ये रिफ्लेक्स आर्क, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ डायग्राम है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यू बनता है, केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डायग्राम से बनते हैं बच्चों। तो प्लीज आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस करें, और बोर्ड में कभी भी रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए तो प्लीज आप इस डायग्राम को बनाएं। अपन इस डायग्राम को धीरे धीरे कर कर समझते हैं, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। तो यहां पर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, और ये जो रिसेप्टर्स है बच्चों ये प्रेजेंट है हमारी स्किन पर। रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारी स्किन पर, और ये किसके लिए है? हीट और पेन के लिए है।
तो स्किन क्या हो गई बच्चों हमारी? स्किन हो गई सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और ये मैसेज को रिसीव करेंगे और मैसेज को रिसीव कर कर ये थ्रू सेंसरी न्यूरॉन भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहां पर लिख लो, दिस इज अ बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। तो आपको इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने में कि अगर कभी ऐसा डायग्राम आपसे पूछ लिया तो अगर बटरफ्लाई बनी हुई है तो ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और अगर ट्री जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो क्या है? आपका सेरिबेलम। अब यहां पर सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है बच्चों? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन? इट ट्रांसफर्स द मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। इसी सेंसरी न्यूरॉन को बच्चों क्या बोला गया है? इसको बोला गया है एफरेंट न्यूरॉन। इसको बोला गया है एफरेंट न्यूरॉन। अब इसको एफरेंट न्यूरॉन क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये मैसेज को लेकर आता है स्पाइनल कॉर्ड पर। अगर मैसेज को लेकर आता है तो ए से आता है और ए से एफरेंट, देयरफॉर दिस न्यूरॉन इज कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इसको क्यों बोला? क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज लेकर जा रहा है। तो सेंस से सेंसरी और लेकर मैसेज लेकर आ रहा है, इसीलिए एफरेंट। अब ये मैसेज पहुंचेगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है बच्चों रिले न्यूरॉन। इसको कई बुक्स में या कई रिफ्रेशर में आप देखोगे यहाँ पर इंटर न्यूरॉन भी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। यहाँ पर मैसेज जो है वो इंटरप्रेट होगा एंड थ्रू अ न्यूरॉन इट इज सेंड टू द इफेक्टर। यहाँ पर इफेक्टर कौन है? मसल इन द आर्म। और ये क्या करवाएगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट द मसल। इट विल कॉन्ट्रैक्ट द मसल एंड वी विल वी विल विड्रॉ आर वी विल विड्रॉ आर हैंड। अब वो न्यूरॉन जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आपकी इफेक्टर तक आ रहा है, मसल तक आ रहा है, उस न्यूरॉन को बोला जाता है बच्चों मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होगा? मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होगा बच्चों? यहीं पर लिख लेना। इट विल ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू मसल या फिर इफेक्टर। ठीक है। अब इसी मोटर न्यूरॉन को क्या बोला गया है बच्चों? इफरेंट न्यूरॉन भी बोला गया है। इसको क्या बोला गया है? इफरेंट न्यूरॉन भी बोला गया है। मोटर क्यों बोला गया? क्योंकि ये मसल के पास आ रहा है, तो एम से मसल, एम से मोटर। क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रहा है, तो ई से एग्जिट और ई से इफरेंट, इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज इफरेंट न्यूरॉन। तो यहां तक आपको ये समझ में आया। अब इसी को अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना लेते हैं बच्चों, ताकि आपके जो है नोट्स प्रिपेयर हो जाए। सो वी हैव रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर हमारी किसी भी सेंस ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। इट कुड बी स्किन, इट कुड बी योर नोज, टंग, व्हाटएवर सेंस ऑर्गन्स, ईयर। ठीक है। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये मैसेज को रिसीव करेंगे। इट विल रिसीव द मैसेज एंड इट विल पास द मैसेज, इट विल पास द मैसेज टू द
इट विल पास द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। मैसेज कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज को इंटरप्रेट करेगी। द मैसेज वुड बी इंटरप्रेटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन द मैसेज वुड बी सेंट टू द मैसेज वुड बी सेंट टू द इफेक्टर। मैसेज किसके पास जाएगा? मैसेज पहुंचेगा इफेक्टर के पास। अब यहां पर जो न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यहां पर जो न्यूरॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दिस इज योर सेंसरी न्यूरॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन। ये मैसेज लेकर जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, जो इफेक्टर के पास मैसेज लेकर आ रहा है, इट इज द मोटर न्यूरॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज इफरेंट न्यूरॉन। ये मैसेज को इफेक्टर तक लेकर आएगा। इफेक्टर क्या होगा? या तो मसल होगी या फिर ग्लैंड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे बच्चों, वो होंगे रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स। दिस इज योर रिफ्लेक्स आर्क। तो आप बोर्ड में मिनिमम इतना तो लिखना ही लिखना है बच्चों, और अगर आप ये डायग्राम बना सकते हो तो ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। Is reflex action the only function of the spinal cord? Obviously not. Since we know that we are thinking beings, spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanism and neural connection. These are concentrated in the brain. तो यहां पर एनसीईआरटी ने एक बहुत क्लियर लाइन बोल दी कि थिंकिंग सेंटर जो बॉडी का है वो कौन है? थिंकिंग सेंटर जो बॉडी का है वो ब्रेन है। ठीक है। विच आर द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। और थिंकिंग सेंटर के साथ साथ ब्रेन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी है। सारे एक्शन जो है वो यहीं से क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। The brain and spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all parts of the body and integrate it. तो ये अपन जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट से क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं बच्चों ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। यहां पर इसको डिस्कस करने से पहले बच्चों अपन एक ब्रेन का क्लासिफिकेशन में आपको बता देती हूँ, ये हमें आगे तक बहुत मदद करेगा। सो दिस इज आर ब्रेन। The brain is divided into three parts. ब्रेन के थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज द forebrain.
Then the second part is called as the midbrain. Then the third part of the brain is called as hindbrain. तो ये तीन पार्ट्स हैं ब्रेन के. It is further divided into four brain, further divided into cerebrum, into hypothalamus, thalamus and olfactory lobe. मिड ब्रेन के पार्ट्स अपने को नहीं देखने हैं. हिंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉन्स. इट इज डिवाइडेड इनटू cerebellum. It is divided into medulla oblongata. तो ये डिविजन्स हैं आपके ब्रेन के. ये फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, ये सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन और ये थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन. तो यही देखो यहां पर एक डायग्राम दे रहा हुआ है. इस डायग्राम को अपन पूरा लेबल कर लेबल डायग्राम है. इसको पूरा एक एक पार्ट का फंक्शन अपन यहीं पर लिखेंगे और मैं आपको एडवाइस करूंगी आप अपनी एनसीईआरटी में भी इसी डायग्राम के साथ सारे फंक्शंस लिख देना ताकि आपको चीजें याद हो. प्लस एनसीईआरटी में भी अपन सब चीजों को क्लियरली मार्क करेंगे. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन. अब यहां पर देखो राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, clapping at the end of the program are examples of voluntary actions. तो बच्चों voluntary actions क्या होते हैं? voluntary actions वो action है which are under the control of our will, which are based on deciding what to do next. So the brain also has to send messages to the muscle. ब्रेन सिर्फ रिसेप्टर से मैसेजेस को रिसीव नहीं करेगा, ब्रेन को भी मैसेजेस भेजने पड़ते हैं किसके पास? मसल्स के पास. This is the second way in which the nerve system communicates with the muscle. The communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system. It is facilitated by the peripheral nervous system, which consists of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. तो cranial nerves बच्चों 12 pairs होती हैं, यहीं लिख लेंगे. 12 pairs, whereas spinal nerves जो है वो 31 pairs है. और ये पेरिफेर पार्ट पर हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है. द ब्रेन दस allows us to think and take action based on that thinking. As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and output. The brain has three major parts, namely the forebrain, midbrain and the hindbrain. और यही मैंने आपको यहाँ पर इस फ्लोचार्ट के अंदर समझाया है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है और इससे हमारी पूरी बॉडी सेंट्रली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है. यहां पर आ गया द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट हैज regions which receives sensory impulses from various receptors. Separate areas of the forebrain are specialized for. तो forebrain का function देखो, hearing, smelling, sight and so on. There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptor as well as with the information that is already stored in the brain. Based on all this, a decision is made about how to respond. The information is passed to the motor area which control the movement of voluntary muscle. For example, our leg muscle. अब
आप सोचो, आपके ब्रेन में ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे आपको किसी ने बोला हुआ है इस गली के अंदर नहीं जाना, यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं विच माइट बाइट यू, या फिर आपको किसी एक रोड के साथ या पर्टिकुलर एरिया के साथ आपको बचपन से सिखा दिया गया, एक डर एसोसिएट कर दिया गया। बट बाय चांस आप एक ऐसे जोन में आ गए हो कि आपको उस गली से, उस रोड से या उस पर्टिकुलर प्लेस से पास होना ही पड़ेगा, तो अब क्या होगा, आप सोचोगे, है ना, योर थिंकिंग पार्ट विल कम इनटू एक्शन कि मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन क्या बोलेगी, यार यहाँ पर बहुत डेंजर है, नहीं जाना चाहिए। आपका लॉजिकल माइंड आपको क्या बोलेगा, यार ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी सुपरनैचुरल पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो ये पूरा एक थॉट प्रोसेस जो चलता है, ये जो पूरा आप सोच समझकर एक डिसीजन लेते हो, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ फोरब्रेन। और फोरब्रेन में वो किसका काम होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ एसोसिएशन एरिया। किसका काम है वो, इट इज द फंक्शन ऑफ एसोसिएशन एरिया। ये एसोसिएशन एरिया क्या करता है, प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, रीसेंट इंफॉर्मेशन और दूसरे रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन आई है उस सबको इंटरप्रेट करके आपकी मसल्स को सेंड करता है, आपकी वॉलंटरी एक्शंस को करवाता है। तो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं वो फोरब्रेन कंट्रोल कर रहा है। फोरब्रेन आपका थिंकिंग सेंटर है, आपको स्मेलिंग में मदद कर रहा है, सुनने में मदद कर रहा है, विजन में मदद करेगा, आपके आईक्यू को यही डिटरमिन करता है, आपकी इंटेलिजेंस को यही डिटरमिन करता है, प्लस वॉलंटरी एक्शंस भी यही रेगुलेट कर रहा है। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? That means कि हमारा पेट जो है वो भर गया है, ये हमको कैसे पता चलेगा? The sensation of feeling full is because of a center associated with hunger. तो hunger के साथ जो center associated है बच्चों, वो है हमारा hypothalamus, which is a separate part of the forebrain. Study the label diagram of human brain. We have seen that the different parts have specific function. Can we find out the function of each part? तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, फिर डायग्राम पर जाकर हर एक पार्ट का सेपरेटली अपन वही फंक्शन लिख देंगे ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपरली याद हो जाए। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see the food we like without our meaning to. आपको आपकी किसी फ्रेंड ने बोला, यार आज तो मेरे घर पे बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा, पाव भाजी बनेगी, गोलगप्पे भी आएंगे और पपड़ी चाट भी है। तो ये सुनते ही आपके दिमाग में एक खाने की इमेज बनेगी और आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा, जबकि कोई लेना देना नहीं है, यू आर नॉट इन्वाइटेड ऑल्सो, और आपके सामने वो खाना है भी नहीं, सिर्फ थॉट से ही आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आर हार्ट बीट विदाउट आर थिंकिंग अबाउट इट, दिल तेज तेज धड़कने लगता है जबकि हम ये सोच भी नहीं रहे हैं या हार्ट को बोल नहीं रहे, इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको बीट करना है फास्ट, पेपर पास आने वाला है, रिवीजन नहीं हो रहा है, या एन नंबर ऑफ रीजन से जब हार्ट बीट तेज हो जाती है, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, एक इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them even if we wanted to. Do we have to think about or remember to breathe? ब्रीदिंग के लिए आप सोचते हो क्या, या फूड डाइजेस्ट करने के लिए आप सोचते हो क्या? ये सब इनवॉलेंटरीली अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपल and the thought out action such as moving a chair, there is another set of muscle movement over which we do not have thinking control. और ऐसे मूवमेंट्स को क्या कहा गया है बच्चों, ऐसे मूवमेंट्स को इनवॉलेंट्री, ऐसे मूवमेंट्स को इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहा गया है। Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. Very important. तो midbrain और hindbrain क्या कर रहे हैं बच्चों, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। और मेड्यूला के साथ आप एक फंक्शन और जोड़ दो बच्चों, मेड्यूला ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो ये जितने इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है।
थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, दैट मीन्स बैलेंस की बात हो रही है बच्चों। तो जहां पर भी बैलेंस का काम आएगा वहां पर विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल? सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल. इट इज रिस्पॉन्सिबल for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body. Imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. बिना सोचे समझे क्या आप साइकिल चला सकते हो? आपको ध्यान लगाना पड़ेगा बैलेंस के लिए. पेंसिल गिर गई और आप उसको इनवॉलेंट्री नहीं उठा रहे हो, आपने उसे देखा, आप नीचे झुके एंड देन यू हैव पिक्ड योर पेंसिल. सो प्रॉपर थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बच्चों जहां पर भी बैलेंस आएगा. तो यहां पर एनसीईआरटी ने ब्रेन के फंक्शंस जो है वो खत्म कर दिए हैं, बट अपन यहां डायग्राम में नोट करेंगे सारे फंक्शंस, एक एक कर लेबल करेंगे बच्चों. सो सेरिब्रम, इट इज अ पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन. ठीक है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है. इसके फंक्शंस क्या होंगे? इट विल हेल्प इन हियरिंग, इट विल हेल्प इन थिंकिंग, it will determine your IQ. एसोसिएशन एरिया यहीं प्रेजेंट है. सारे वॉलेंट्री एक्शंस को यही कंट्रोल कर रहा है. सेंसरी मैसेजेस सारे ब्रेन के पास जो आएंगे वो इस सेरिब्रम के अंदर ही आएंगे. और साथ में सेरिब्रम जो है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. और ये किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का. क्रेनियम प्रोटेक्शन के लिए है. मिड ब्रेन के लिए एनसीईआरटी ने एक ही लाइन लिखी है कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस. हाइपोथैलेमस जो है बच्चों इट इज अ सेंटर फॉर हंगर, सेंटर फॉर थर्स्ट, सेंटर फॉर थर्मोरेगुलेशन, साथ साथ में इट इज अ इमोशनल सेंटर ऑल्सो. ये क्या है? इमोशनल सेंटर भी है. सेरिबेलम जो है बच्चों, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? ये बॉडी बैलेंस बनाने में मदद करेगा. ठीक है. पोन्स जो है बच्चों ये आपकी बॉडी का न्यूमोटैक्सिक सेंटर है. ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब जब आप बहुत तेज तेज सांस ले रहे हो, जब आप हाँफ रहे हो, उस सिचुएशन में आपका जो पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है उस पैंटिंग सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, हाँफने वाली सिचुएशन के लिए, वो कौन है? पोन्स है. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है बच्चों ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें ये क्या कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रहा है, सलाइवेशन को कंट्रोल कर रहा है. और ये डायग्राम ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. आपसे XYZ कर पूछा जा सकता है दैट आइडेंटिफाई दिस पार्ट एंड मेंशन इट्स फंक्शन. तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है. तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूं. सेरिबेलम जो है बच्चों ये एक पेड़ के जैसा दिखता है, आप ध्यान से देखो. मिड ब्रेन आपको फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में दिखेगा. ये पूरा पार्ट आपका फोर ब्रेन है, नीचे का पार्ट आपका पूरा हिंड ब्रेन है, उसके बीच में आपको कौन दिखेगा? ये मिड ब्रेन दिखेगा. फिर हाइपोथैलेमस आपका जो मिड ब्रेन है उसके जस्ट नीचे छोटा सा पार्ट होगा, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट होगा. फिर ये हिंड ब्रेन है जिसमें आपको कैसे याद रखना है? पीएमसी. पीएमसी. तो सबसे पहले पोन्स,
ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और ये पेड़ जैसा जो है सेरिबेलम। सेरिब्रम को आइडेंटिफाई करना सबसे इजी है क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट और फोल्डेड पार्ट जो होगा वो सेरिब्रम का ही होगा। तो ये डायग्राम प्लीज प्रैक्टिस करिए, रोज धीरे धीरे करके बनाओगे तो डेफिनेटली ये डायग्राम आपसे बनेगा ही बनेगा। बहुत बार बोर्ड्स में नहीं पूछा गया है पर हाँ पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड? A delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needed to be carefully protected. So is the spinal cord. For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box. और इस bony box को हम क्या कहते हैं बच्चों? This bony box is called as the cranium. ये cranium. और आपकी spinal cord किसके अंदर protected होती है? Spinal cord is protected inside the vertebral column, which is also called as the backbone. Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon, which provides further shock absorption. और ये जो fluid around the brain है, इसको कहा जाता है बच्चों CSF, that is cerebrospinal fluid. और ये cerebrospinal fluid जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी प्रेजेंट है। इफ यू रन अंदर मतलब चारों तरफ, इफ यू रन योर हैंड down to the middle of the back, you will feel a hard bumpy structure. This is the vertebral column, also called as the backbone, which protects the spinal cord. तो यहां पर मैंने ये नोट्स बना दिए हैं। तो इन्हीं स्ट्रक्चर से आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड है। ब्रेन प्रोटेक्टेड है क्रेनियम से और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से। दोनों के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज द CSF, विच इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? So far we have been talking about the nervous tissue and how it collects information, sends it around to the body, process information, makes decision based on information and conveys decision to the muscles. अब तक अपन क्या देख रहे हैं कि ब्रेन कैसे मैसेज को रिसीव कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे मैसेज को रिसीव कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है, मैसेज को सेंड कर रही है। ये पूरा पार्ट अभी तक अपन ने देखा है। In other words, when the actions or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. तो ultimately जो भी मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है वो किसके पास जाएगा? मसल के पास जाएगा। How do animal muscles move? When a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. How does a muscle cell move? The simplest notion of movement at cellular level is the muscle cell will move by changing their shape so that they shorten. तो मसल्स जो है बच्चों वो मूव कैसे करती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, shorten, and this is how any movement takes place. तभी क्या होगा बच्चों? मूवमेंट होगा। अभी आप पढ़ते पढ़ते लिख रहे हो, तो जब आप लिख रहे हो तो आपकी हाथ की मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तभी आप लिख पा रहे हो। तो किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए बच्चों मसल रिस्पॉन्सिबल है और मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, तभी मूवमेंट पॉसिबल होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप? द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कॉम्पोनेंट। मसल हैव स्पेशल प्रोटीन्स। तो मसल के पास ये जो स्पेशल प्रोटीन है बच्चों, इन स्पेशल प्रोटीन का नाम है, द नेम इज एक्टिन एंड मायोसिन, that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these proteins give the muscle cells a shorter form. Remember when we talked about muscle tissue in class 9, there were three kinds of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles. तो again, अगर मैं यहां पर voluntary muscles बोलूं और involuntary muscles के अगर अपन नाम देखें बच्चों, तो voluntary muscle होती है स्केलेटल मसल और इनवॉलेंट्री मसल जो है वो है कार्डियक मसल और आपकी स्मूथ मसल।
Based on what we have discussed so far, do you think the difference between these would be? तो बच्चों ध्यान से समझो, ये स्केलेटल मसल जो है ये वॉलेंट्री है, दैट मीन्स इसको कौन कंट्रोल करेगा? इट वुड बी कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। ये दोनों इनवॉलेंट्री मसल्स है, इनको कौन कंट्रोल करेगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यहां पर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, दैट इज देखो दिस इज योर साइनेप्टिक नोड। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां पर वेसाइकल्स हैं जो कि भरे हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर से। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहां पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? ये है हमारी मसल, दिस इज मसल। इस मसल पर प्रेजेंट है, इस मसल पर प्रेजेंट है बच्चों रिसेप्टर्स। अब जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा, यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, ये रिसेप्टर के पास चले जाएंगे, ये रिसेप्टर के पास जाएंगे। जैसे ही ये रिसेप्टर के पास जाएंगे, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये यहां पर काम करेंगे एंड द मसल विल शॉर्टन। सो दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर रहता है और जब ये मैसेज इसके पास जाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके पास जब जाएगा, तभी मसल क्या होगी? द मसल विल शॉर्टन। सो दिस इज अबाउट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? तो जब भी बच्चों डिफरेंस का कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज आप उसे टैब्यूलर फॉर्म में लिखिए, ऐसे जैसे मैं आपको लिखकर बता रही हूं। प्लीज इसे एक टेबल बनाइए, प्रेजेंट करिए अपने आंसर को बढ़िया तरीके से। रिफ्लेक्स एक्शन या लिखिए वॉकिंग। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है, मर्जी होगी तो चलोगे, नहीं होगी तो नहीं चलोगे। ठीक है, वॉकिंग नीड्स टू बी लर्नड। ठीक है, ये बाय बर्थ प्रेजेंट है, आपको कोई सिखाता नहीं है कि गरम वेसल को हाथ रखा है तो हाथ पीछे करो, आपको ये बाय बर्थ पता होती है। वॉकिंग जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका यहां पर एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
What happens at synapse between the two neurons? तो ये अपन ऑलरेडी नोट्स में बच्चों अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन देख लेते हैं, डायग्राम के साथ बना लेंगे. At the synapse between two neurons, neurotransmitter is released and electrical signal is converted to chemical signal which is received by dendrites of next neuron. And you will support this with a diagram अपन ऑलरेडी बना चुके हैं. आगे चलते हैं बच्चों. Which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body? तो यहां पर it is the cerebellum, which is the part of the hindbrain will maintain posture and equilibrium of the body. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? तो अगरबत्ती की स्मेल हम कैसे डिटेक्ट करते हैं बच्चों? सो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स जो है ये कहां प्रेजेंट है? नोज में. और इन रिसेप्टर्स को क्या बोला जाता है बच्चों? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स मैसेज को लेकर जाएंगे किसके पास? फोर ब्रेन के पास. फोर ब्रेन में किसके पास जाएंगे ये मैसेजेस? ऑल्फैक्टरी लोब के पास. एंड दिस इज हाउ वी वुड बी एबल टू स्मेल. ठीक है. व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. तो यहां पर ब्रेन का क्या रोल है? देखो बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रली प्रेजेंट है. स्पाइनल कॉर्ड मेनली रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, बट ब्रेन जो है वो अपना लीडरशिप जो है वो नहीं छोड़ेगा. ठीक, तो कैसे लिखेंगे अपने को? reflex actions are mainly controlled by spinal cord, but the message is also sent to the brain, which helps in establishing a memory. ठीक है, एसोसिएशन एरिया में चला जाएगा, which helps in establishing a memory. This will protect us if we land up into same situation
अगेन इसको अगर मैं हिंदी के एक मुहावरे में बोलूं बच्चों, तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब कि एक बार अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है तो सेकेंड टाइम अगर आप उसी सिचुएशन में जाओगे तो आप एक बार जरूर सोचोगे। जैसे आपने अगर अननोइंगली किसी गर्म आयन के ऊपर प्रेस, जिसे अपन कपड़े प्रेस करते हैं, उसके ऊपर हाथ रख दिया और आपने अपना हाथ विड्रॉ करा बट इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, तो आपका जो स्किन है वो जल जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर प्रेस ठंडी भी होगी तो उस पर हाथ रखने से पहले आप ऐसे 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 करके फील करके देखोगे, क्योंकि आपका ब्रेन आपको एक मैसेज भेजेगा दैट ये हॉट हो सकता है। इसीलिए ब्रेन क्या कर रहा है बच्चों, एक मेमोरी एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है। तो यहां पर बच्चों अपन ने पार्ट 1 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट था, वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको इस पार्ट पर बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उसे जरूर एड्रेस करेंगे, जरूर आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, टेंशन मत लीजिए, स्टे फोकस्ड, ऑल द बेस्ट।